अगर मैं तुमसे कहूँ एक छोटा सा बच्चा जिसे लोग अपने घर में आने तक नहीं देते थे, एक दिन ऐसा सम्राट बना जिसके नाम से यूनियन के राजा सिकंदर तक डर गए, तो तुम क्या मानोगे? यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे इतिहास ने नहीं बनाया, बल्कि जिसने खुद इतिहास को लिखने की हिम्मत की। रात काली थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे। एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी दाई भागती हुई बाहर आई। लड़का हुआ है, लेकिन किसी ने खुशी नहीं मनाई, क्योंकि ये बच्चा शूद्र कुल में जन्मा था। मगध में ऐसे बच्चों के लिए दुनिया बहुत क्रूर थी। उसकी माँ ने उसका नाम रखा चंद्रगुप्त, पर गांव में लोग ताने मारते, अरे ये राजा बनने आया है क्या? हाँ, पहले खाना जुटा ले। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन भारत को पहला महान सम्राट देगा। एक दिन गांव में घोड़सवारी प्रतियोगिता हुई। राजा के सैनिक अपने घोड़े पर घमंड से बैठे थे। चंद्रगुप्त दूर से देख रहा था। उसे घोड़सवारी का शौक था, लेकिन छूने तक नहीं देते थे। उसकी आंखों में जलन थी, दर्द था, सपने थे, सब एक साथ था। तभी एक घोड़ा पागल होकर दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, हट जाओ, हट जाओ। किसी में हिम्मत नहीं थी उस घोड़े को रोकने की, लेकिन उसी 12 साल के लड़के ने बिना सोचे दौड़ लगा दी और पल भर में ही कूदकर उस घोड़े की लगाम पकड़ ली। लोग चौकन्ना रह गए। सैनिक ने पूछा, अरे तू कौन है? इतनी हिम्मत कहाँ से लाई? चंद्रगुप्त ने बस इतना कहा, जब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो डरना नहीं, दिल तेज भागता है। लोग हंसे। सैनिक ने तिरस्कार किया, पर इतिहास ने उस बच्चे की तरफ पहली बार देखा। कुछ महीनों बाद तक्षशिला में एक आदमी आया, एक ऐसा विद्वान जिसे दुष्टों का विनायक कहा जाता था, जिसकी आंखें सोए हुए शेर को भी जगा दे। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। वह मगध से नफरत करता था, क्योंकि मगध का राजा धनानंद एक लालची, क्रूर, भ्रष्टाचार शासक था। एक दिन चाणक्य ने मंत्री सभा में घोषणा की, मगध को गिराना होगा, भारत को एक करना होगा। लोग डर गए। धनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर महल से बाहर फेंक दिया। चाणक्य ने कसम खाई, मैं इसे मिटाऊंगा और इसके स्थान पर ऐसा सम्राट बिठाऊंगा जिसके आगे दुनिया झुकेगी। पर सम्राट कहाँ मिलेगा? तभी एक दिन चाणक्य घोड़े की घटना के बारे में सुनता है। वह गांव पहुंचा और दूर एक पेड़ पर चढ़ा 12 साल का बच्चा देखता है, जो पेड़ से लटक कर लकड़ियों को लक्ष्य बनाकर भाला फेंक रहा था। 1, 2, 3, हर भाला बिल्कुल सीधा निशाने पर लगता। चाणक्य रुक गया। उसकी आंखों में चमक थी। वह धीरे से बोला, राजा की तलाश खत्म। चाणक्य उसके सामने गया, पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम गरीब क्यों हो? लड़का बोला, क्योंकि दुनिया हमें मौका नहीं देती। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया मौका नहीं देती, पर लेने में कोई रोक भी नहीं है। क्या तुम भारत का सम्राट बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त चौंक गया। वह हंस पड़ा जैसे कोई पागल बात सुनी हो। पर चाणक्य गंभीर था। यह दुनिया डराने वालों की नहीं होती पुत्र, ये उसकी होती है जो जिद करके ले लेता है। क्या तुम ले सकते हो? चंद्रगुप्त ने पहली बार किसी की आंखों में देखा और कहा, हाँ मैं ले सकता हूँ। और इतिहास का पहिया घूमने लगा। चंद्रगुप्त को चाणक्य तक्षशिला ले गया। तक्षशिला जहाँ दुनिया के सबसे बड़े योद्धा और विद्वान पढ़ते थे, घोड़सवारी, युद्ध कला, राजनीति, धनुर्विद्या, युद्ध रणनीति। पर वहाँ चंद्रगुप्त का मजाक उड़ता था, यह मगध का गरीब लड़का है, यह राजा बनेगा, इसकी जगह तो अस्तबल में है। पर चाणक्य हर अपमान को आग बनाकर वापस जलाते। जो आज तुम्हें हंसते दिखे, कल तुम्हें सलाम करेंगे। चंद्रगुप्त दिन रात अभ्यास करता। दूसरे सोते वह जागता, दूसरे खेलते वह दौड़ता, दूसरे सीखते वह आपदा में सीखता, असफलता में जीतता। कुछ महीनों में तक्षशिला ने अपनी इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा देखा। तक्षशिला में सालाना युद्ध दिशा होती है, जहां 12 प्रशिक्षित योद्धा एक नए विद्यार्थी को घेरते हैं। आज उस घेरे के बीच खड़ा था चंद्रगुप्त। लोगों ने ताना मारा, ये तो मारा जाएगा, ये कैसे लड़ पाएगा? घंटी बजी, 12 योद्धा उस पर झपटे, लेकिन चंद्रगुप्त ने पहले ही हवा में छलांग लगाई। पहले योद्धा की तलवार छीन ली, दूसरे का भाला घुमाकर उसके पैर पर उड़ा दिया, तीसरे को पीठ के बल पटका, चौथे के लात मारकर पीछे गिरा दिया और बाकी को बिजली की गति से घायल कर दिया। पूरा मैदान चुप था। चाणक्य उठे और बोले, अब समझ आया राजा कौन बनता है। उस दिन पूरा तक्षशिला शोक हो गया। सबको लगा ये लड़का सचमुच मगध को गिरा सकता है। साल 326 ईसा पूर्व एक खबर आई जिसने पूरा भारत हिला दिया। यूनान के राजा सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा है। उसकी सेना ऐसी थी कि दुनिया हिल जाती थी। कोई राजा उसको रोक नहीं पाया था। भारत के राजाओं ने प्रमाणित किया क्या करे, लेकिन मगध के भ्रष्टाचार राजा धनानंद ने कहा, मुझे क्या, सिकंदर आए या जाए, मुझे अपने खजाने की चिंता है। भारत एकजुट नहीं हुआ। तभी आगे आए चंद्रगुप्त। उसने चाणक्य से कहा, अगर भारत नहीं जुड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। चाणक्य हंसे नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, तुम तैयार हो? सिकंदर की सेना तामसा नदी के पास थी। रात काली थी, लोग डरे हुए थे, लेकिन अचानक अंधेरे में 200 सैनिक निकले। चंद्रगुप्त की पहली छोटी सेना। उन्होंने यूनानी शिविर पर हमला किया। यूनानी सैनिक भाग खड़े हुए। पहली बार सिकंदर ने महसूस किया भारत की मिट्टी में कुछ खास है। सिकंदर की डायरी में लिखा मिलता है,
आज मैंने एक ऐसे युवक को देखा जिसकी आंखों में आग भी थी और शांति भी। वह राजा बनने आया है, लेकिन इतिहास आसान नहीं होता। एक दिन सिकंदर के खिलाफ रणनीति बनाते समय चंद्रगुप्त को कुछ भारतीय राजाओं ने धोखा दे दिया। उसकी छोटी सेना पर हमला हुआ, सैकड़ों सैनिक मारे गए। चंद्रगुप्त घायल हो गया। उसे लगा शायद मैं राजा बनने के लायक नहीं। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। चेहरा खून से भरा था, मन हार चुका था। तभी चाणक्य आए। उन्होंने कहा, हारना बुरा नहीं होता, लेकिन हार कर बैठ जाना बुरा होता है। जिसे इतिहास लिखना हो उसे पहले इतिहास से लड़ना पड़ता है। चंद्रगुप्त ने आंसू पोंछे और फिर खड़ा हो गया। कहते हैं एक बार किसी योद्धा को जब उसकी नियति बुलाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती है। और चंद्रगुप्त, वह तो अपनी नियति को खींचकर घोड़ों से बांधकर साथ चलने वाला इंसान था। रात शांत थी, पर चंद्रगुप्त का दिल योद्धा की ढोल की तरह धड़क रहा था। उस रात उसने पहली बार अनुभव किया धोखा, हताशा, अपनों की मौत और अपनी कमजोरी। लेकिन उस रात चंद्रगुप्त के अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ जाग उठा। चाणक्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरा दूसरा जन्म हुआ है चंद्रगुप्त। पहला जन्म जब तू मिट्टी से उठा था, दूसरा जन्म जब तू दर्द से बना है। चंद्रगुप्त उठा। उसके कदमों में डगमगाहट नहीं थी, उसकी आंखों में बिजली थी। उसने ठान लिया, अब भारत झुकेगा नहीं, अब मगध बचेगा नहीं, अब चंद्रगुप्त रुकेगा नहीं। कुछ ही महीने बाद दुनिया बदल गई। एक सुबह खबर आई, सिकंदर मर गया। यह खबर आग की तरह फैली। यूनान साम्राज्य में हाहाकार मच गया। उसकी विशाल सेना बिना सरदार की हो गई थी। भारत में उसके कई गवर्नर बगावत कर रहे थे। चारों तरफ अव्यवस्था थी। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोलकर कहा, यही समय है जब दुश्मन कमजोर हो तभी सम्राट बनाए जाते हैं। चंद्रगुप्त समझ गया अब इतिहास की मुहर लगने वाली थी। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे टुकड़ियों से शुरुआत की। उसने यूनान गवर्नरों के खिलाफ छापा मार युद्ध शुरू किया। रात के अंधेरे में अचानक हमले और दिन में रेगिस्तान की तरह गायब। यूनानी सेना समझ ही नहीं पाती कि हमला कहां से होता है। शत्रु सोचते क्या यह इंसान है या कोई परछाई। धीरे धीरे पंजाब, पेशावर, सिंध सब जगह चंद्रगुप्त का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग कहते शेर आ गया है जो सिकंदर को भी चुनौती दे रहा है। लोग उसके लिए भोजन भेजते, किसान उसे खेत में छुपाते, महिलाएं बालकनी से लाल कपड़ा लटकाकर संकेत देती कि यहाँ दुश्मन है। भारत जाग रहा था और चंद्रगुप्त उसकी प्रतिक्रिया बन चुका था। एक बूढ़े किसान ने उसे कहा, बेटा हम बूढ़े हो गए, लेकिन तुमने वो आग दिखती है जो भारत को आजाद करा सकती है। चंद्रगुप्त ने किसान का हाथ चूमा और बोला, मैं आपकी आग को साम्राज्य बना दूंगा। आखिर वह रात आई जिसने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई देखी। झेलम की नदी का किनारा, यूनानी सेना भारी हथियारों के साथ और भारतीय सेना जो संख्या में कम लेकिन जोश में असामान्य थी। चंद्रगुप्त अपनी सेना के सामने खड़ा हुआ और बोला, आज रात या तो इतिहास बनेगा या हम इतिहास बन जाएंगे। घंटी बजी, युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों के टापे, तलवारों की टकटक, भालों की चीखे, धूल, चिंगारियां, खून। लेकिन युद्ध के बीच चंद्रगुप्त की तलवार हवा को चीर रही थी। वह बिजली की तरह हमला कर रहा था। 3 यूनानी सैनिकों के वार को रोककर उन्हें एक ही घुमाव में गिरा देता। उसका नाम गूंज रहा था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। युद्ध खत्म हुआ, यूनानी भाग गए। भारत ने पहली बड़ी जीत हासिल की। आचार्य चाणक्य ने दूर खड़े देखा, संतोष नहीं, चिंता। उन्होंने कहा, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारा असली शत्रु धनाधन अभी भी मगध के शासन पर बैठा है। चंद्रगुप्त ने मुट्ठी बीछी। अब समय है भारत को एक साम्राज्य देने का। मगध भारत का सबसे समृद्ध, विशाल और शक्तिशाली राज्य धनाधन के पास थी। 3 लाख पैदल सेना, 30,000 घोड़सवार, 20,000 रथ और 9,000 हाथियों की सेना। राज्य सोने से भरा था, लेकिन प्रजा उसके अत्याचार से तंग आ चुकी थी। उसके खिलाफ बोलने पर जीभ काट दी जाती। कर इतना कि गरीब भूखे मरते, सेना भ्रष्ट, मंत्री लालची, राज्य खोखला। चंद्रगुप्त ने कहा, बड़ा दुश्मन, बड़ी जीत। पत्थर की दीवारें आकाश को चूमती थी। चारों तरफ खाइयां थी। हाथियों की विशाल सेना बाहर गश्त करती थी। लोग कहते इसे लेने के लिए देवता चाहिए, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा, देवता नहीं, दृढ़ निश्चय चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इतिहास की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने सबको जासूस बनाया। मगध की गलियों में चुपचाप खबर बह रही थी। धनाधन को पता नहीं चला था कि उसका साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका है। एक दिन खबर आई, धनाधन रात को खजाने में अकेला जाता है। चाणक्य मुस्कुराया, राजा तब हारता है जब वह अपनी सुरक्षा खुद भूल जाए। चंद्रगुप्त की सेना ने मगध के बाहर किले पर हमला किया, लेकिन धनाधन की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध इतना भयानक था कि चंद्रगुप्त की सेना आधी मर गई। लोगों ने कहा, क्या चंद्रगुप्त डर गया? क्या उसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई? चंद्रगुप्त चुप था, लेकिन टूट चुका था। रात को वह आचार्य के पास जाकर बोला, गुरुजी, शायद मैं धनाधन
धनादन को नहीं हरा सकता। आचार्य चाणक्य ने उसकी गर्दन पकड़ी, आंखों में आग थी। तू तैयार नहीं, इतिहास तेरे कदमों में आने को तैयार है और तू हार मान रहा है। एक राजा गिरता है पर सम्राट फिर से उठता है। चंद्रगुप्त की बाहों में फिर आग लौट आई। अगले 2 साल चंद्रगुप्त ने वही किया जो धनादन सोच भी नहीं सकता था। सैनिकों को कठोर पहाड़ी परीक्षण दिया, रणनीति बदली, हथियार बदले, दुश्मन की आदतें सीखी, हर गलती में सीख देखी। और फिर आया वह दिन जब चंद्रगुप्त अपनी सेना के सामने खड़ा हुआ और बोला, अब हम लड़ने नहीं जा रहे, हम जीतने जा रहे हैं। सेना गर्जी, जय महेंद्र, जय चंद्रगुप्त। अगली सुबह मगध के आसमान में धूल के बादल उठे। चंद्रगुप्त की सेना पहाड़ों से नीचे मगध की सीमा की तरफ बढ़ रही थी। सैनिकों की आंखों में जोश था, घोड़ों की मुंह से भाप निकल रही थी, ढोल बज रहे थे। लोगों ने दूर से देखा और कहा, इतनी संगठन, इतना विशाल सेना आखिरी बार हमने तब देखी थी जब सिकंदर आया था। पर इस बार सेना भारत की थी और उसका उद्देश्य था भारत को एक करना। कहते हैं सबसे खतरनाक लड़ाई वह होती है जिसमें दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर होता है, अपने ही डर के रूप में। और आज चंद्रगुप्त अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने जा रहा था, मगध के शहंशाह से। धरती धूप से भरी थी, आसमान में युद्ध के बादल उमड़ रहे थे। चंद्रगुप्त अपने घोड़े पर खड़ा कई हजार सैनिकों के आगे खड़ा था। उनके सामने था पाटलिपुत्र, भारत का सबसे बड़ा किला, चौड़ी खाइयां, लोहे के दरवाजे, हजारों सैनिक, घातक हाथी। लोग इसे कहते थे अजय किला। लेकिन चंद्रगुप्त ने धीमे से कहा, कोई किला अजय नहीं होता अगर लड़ने वाला अड़िंग हो। महल में धनादन अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस घमंड। उसने अपने सेनापतियों से पूछा, चंद्रगुप्त आया है? सेनापतियों ने हाँ महाराज, अपने 1000 सैनिकों के साथ। धनादन हंसा, तो क्या वह कोई सिकंदर है? लेकिन अचानक उसकी बहन दुर्धरा, जो विदुषी और बुद्धिमान थी, बोली, भैया इस लड़के को कम मत आको, वह जनता का नायक बन चुका है। धनादन गुस्से से बोला, मगध मेरा है और रहेगा, लेकिन जनता किसकी थी यह वह भूल चुका था। चंद्रगुप्त ने किले को चारों दिशाओं से घेर लिया। ढोल बजे उठे, धरती कांप उठी। चंद्रगुप्त ने सेना को आदेश दिया, किले की बाहरी आपूर्तियों काट दो, खाद्य, पानी, हथियार कुछ भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मगध के सैनिक घबराने लगे। शहर के अंदर अन्न कम होने लगा, बाजार खाली पड़ने लगे। महल के मंत्री चिंता में पड़ गए। पर धनादन वह अभी भी घमंड में डूबा था। यह छोटा सा लड़का मुझे भूखा रखेगा? किसी ने आह भरकर कहा, महाराज हमारे अहंकार ने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया है। मगध के अंदर विरोध उठने लगा था। लोग चिल्ला रहे थे, अत्याचार बहुत हो गया, हमें चंद्रगुप्त चाहिए, धनादन को हटाओ। धनादन डर गया। उसने सैनिकों से कहा, जो भी चंद्रगुप्त का नाम ले उसे जेल में डाल दो। पर आग जब जनता के दिलों में लग जाए तो उसे कोई भुला नहीं सकता। एक रात चंद्रगुप्त अपने पहरेदार टोली के साथ किले के पिछले हिस्से पहुंचा। अंधेरा था, किले की दीवार ऊंची थी, लेकिन उसके साथ था एक युवा योद्धा, अब्दुल, एक साधारण लोहार जो चंद्रगुप्त की सेना में शामिल हुआ था। उसने कहा, मेरे पूर्वज इस किले में लोहे के दरवाजे बनाते थे। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पत्थरों के बीच खाली जगह है। चंद्रगुप्त बोला, क्या हम जा सकते हैं? अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, राजा बनने वाले लोग दरवाजों से नहीं दीवारों से घुसते हैं। उसने सेना को मार्ग बताया। चाणक्य ने कहा, शाबाश अब्दुल, आज इतिहास तुम्हें नहीं बुलाएगा। उस रात धुएं और अंधेरे में एक गुप्त सुरंग से पहली बार चंद्रगुप्त की 50 योद्धाओं की टोली किले के अंदर घुसी। किले के अंदर घुसते ही महल के सैनिकों ने हमला कर दिया। संख्या कम थी लेकिन जुनून बढ़ा। चंद्रगुप्त की तलवार चमकती हवा को चीर रही थी। वह हर वार को रोकते हुए आगे बढ़ रहा था। चाणक्य के शब्द गूंजे, राजा तलवार से नहीं दिमाग से जीतता है। किले के भीतर एक गुप्त गोदाम था जिसमें भाला, ढाल और हथियार भरे थे। अब्दुल ने कहा, अगर इसे आग लगा दी जाए तो किला भीतर से जल जाएगा। चंद्रगुप्त बोला, करो। और देखते ही देखते आग की लपटें मगध के आसमान को लाल कर गई। किला जल उठा, सैनिक भागने लगे। धनादन की सेना का मनोबल टूट गया। सुबह का सूरज लाल था, जैसे युद्ध शुरू होने से पहले ही खून को पहचान रहा हो। किले का विशाल मैदान तैयार था। दोनों ओर हजारों सैनिक, ढोल की थाप, धम धम धम। धनादन अपने हाथी पर बैठा था, सोने का कवच, हीरे का मुकुट और चेहरे पर घमंड। चंद्रगुप्त अपने घोड़े पर था, सीना सीधा, आंखों में तूफान, चेहरे पर दृढ़ निश्चय। अचानक धनादन चिल्लाया, ओए लड़के, क्या सोचता है तू मेरी बराबरी करेगा? चंद्रगुप्त शांत स्वर में बोला, मैं बराबरी नहीं करता, मैं अन्याय को खत्म करता हूँ। सब चुप। हवा भी रुक गई। घंटी बजी और युद्ध शुरू हुआ। हाथियों की गर्दन की आवाज, घोड़े की चीख, तलवारों की टकरार, धूल के बादल, आसमान में उड़ते तीर। युद्ध का हर दृश्य इतिहास की किताब में अमर हो रहा था। चंद्रगुप्त हवा की तरह दौड़ रहा था। वह सैनिकों को गिराता, अगले पर हमला करता, फिर अगले पर।
उसके सामने आया धनाधन का सबसे शक्तिशाली योद्धा भीमसेन। वह पर्वत जैसा शरीर और विशाल गदा उठाकर खड़ा था। वह चिल्लाया, आज तेरी हड्डियां कुत्तों को खिलाऊंगा। भीमसेन की गदा हवा में घूमी, ऐसा कि मिट्टी आसमान में उड़ गई। चंद्रगुप्त जमीन में झुका और बिजली की तरह सीधा उसके पैरों पर वार किया। भीमसेन गिरा और चंद्रगुप्त ने उसके हथियार रोककर धीमे से कहा, मगर मैं कुत्तों को खाना नहीं खिलाता। भीमसेन बेहोश हो गया। धनाधन डर गया, यह लड़का इंसान नहीं तूफान है। आखिरकार भीड़ हटती गई और दोनों राजा आमने सामने खड़े हो गए। धनाधन हाथी पर, चंद्रगुप्त घोड़े पर। धनाधन ने तीर चलाई, चंद्रगुप्त ने झुककर बचा लिया। धनाधन ने भाला फेंका, चंद्रगुप्त ने हवा में पकड़ लिया। धनाधन चिल्लाया, तू गरीब, तू शूद्र, तू योग्य नहीं। चंद्रगुप्त ने चीख कर कहा, योग्यता जाति से नहीं कर्म से होती है। उसने छलांग लगाई हाथी के ऊपर, धनाधन के सामने। धनाधन हिल भी नहीं पाया। चंद्रगुप्त ने उसकी तलवार उसके गले पर रख दी। लोग चिल्ला रहे थे, मगध आजाद, अत्याचार खत्म, चंद्रगुप्त जिंदाबाद। धनाधन कांपते हुए बोला, तू मुझे मार देगा? चंद्रगुप्त ने कहा, मैं अत्याचार को मारता हूँ पर इंसानों को नहीं। उसने धनाधन को मगध छोड़कर जाने का आदेश दिया, क्योंकि सम्राट वही होता है जिसके पास दया और शक्ति दोनों हो।